जैसा कि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि इसमें आप यूरिटीरिया का 7500 को लाइए और ये दरोगा के लिए रामबाण भी साबित होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पहला सेट है प्रैक्टिस सेट 1, इसमें हम लोग करने का प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी गया है। तो आप लोग बिल्कुल इससे आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और हम लोग को कॉन्फिडेंस भी अंदर से आएगा। तो चलिए आज हम लोग पहला सेट देखते हैं और पर डे एक सेट इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल इसमें यही कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका स्थापना कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके बाद कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 ईस्वी में, क्योंकि जब इसको कांग्रेस से मतलब इस्तीफा दिया था उसके बाद इसने फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था। इसके बाद है भगत सिंह की जो फांसी की सजा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो पहला सवाल है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब किए थे? 1957 ईस्वी में। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह की जो मतलब कि फांसी की सजा दिया गया था वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। दूसरा सवाल देखिए, कर वर्ष 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में था? कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में होती? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 1920 में ये 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। असहयोग आंदोलन चालू हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा ये कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है इलाहाबाद में। इसके बाद हम जानते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1931 का ये कराची अधिवेशन है और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो कह रहे कि वर्ष 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह किस शहर में है? तो यह है इलाहाबाद में। अगर 1916 में कहेगा तो ये लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, लखनऊ। उसके बाद लाहौर 1929 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद कह रहा है ये तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक था आपका बाल गंगाधर तिलक और दूसरा था एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन इसमें एक और नाम है एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसमें कौन नहीं होगा? अल्कॉट नहीं होगा। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था और इससे कौन इसका स्थापना किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का दो पत्रिका था, एक न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। एक न्यू इंडिया था और दूसरा कॉमनवेल्थ। वहीं बाल गंगाधर तिलक 1920 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। यानी कि जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। कर अगला सवाल कि नोआखाली की घटना। ठीक है, नोआखाली की घटना कब हुआ? 1946 ईस्वी में।
तो नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने और हम लोग देखें कि 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। आगे देखिए, कदर सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी का महत्व, गांधी जी ने किस चीज पर महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम के लिए। किसके लिए? रचनात्मक कार्यक्रम के लिए। ठीक है। आगे आइए, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर कौन सी नहीं है लेकिन कौन सी है। तो देखिए, आनंद मठ ये तो सबसे फेमस है जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है और इसी में जो वंदे मातरम है उसका भी उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी। दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी और आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ, देवी चौधरानी और दुर्गेश नंदिनी। वही पोस्ट मास्टर नहीं है लेकिन पोस्ट ऑफिस आपसे कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर का। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर का। 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? 1911 ईस्वी में सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को बताया था। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वही बोसोन, ये जो बोसोन पार्टिकल है इसकी खोज इसके नाम पर रखा गया, तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन इसको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वहीं बॉम्बे बॉम्बे कॉमन बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र ये फिरोज शाह मेहता। तो वही कहता है कि 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो रखा था गोपाल कृष्ण गोखले। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र इसकी फिरोज शाह मेहता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बोसोन ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे कौन सा सवाल है। सवाल नंबर आप 8 को देखिए। कहते हैं निम्नलिखित में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ये किसको भेजा था? मलिक काफूर को। ये मलिक काफूर को। ठीक है। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर कहते हैं और इसका मृत्यु 1707 में हुआ। जिंदा पीर और इनका मृत्यु 1707 में हुआ। किला ये कुहना ये शेषासुर हुआ। ठीक है। किला ये कुहना का निर्माण किसने किया था? किला ये कुहना शेषासुर ने। वहीं बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में खुद बाबर लिखे थे। करें निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित है। ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। और ये रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू। बिरसा मुंडा ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जो था वो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1899 से 1900 ईस्वी में। और ये मुंडा विद्रोह हुआ था कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में। वहीं अगर आपसे कहें कि मंगल पांडे ये 1857 में इसको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। आगे आइए, कह रहे कि इसमें पागलपंथी, ये पागलपंथी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? पागलपंथी
ठीक है, या पागलपंथ, ये करमशाह के द्वारा, कब? 1813 ईस्वी में, करमशाह 1813 ईस्वी में। और ये कहाँ किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। ठीक है, करमशाह 1813 में बंगाल में किया गया था। वहीं अगर बुल्ले शाह जो था वो पंजाब का उत्कारी से संबंधित है। कहते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इसमें तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जीतने का कारण था तुगलमा नीति का प्रयोग। आगे आइए, आपको फटाफट रिवीजन कर लेना है इसको। आगे देखिए, कह रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? मध्यकाल में एक जो ये जौनपुर है, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो ये मलिक उल सर्क ने किया था। मलिक उल सर्क ने किया था। ठीक है, अच्छा, ये इसको हम लोग बोलते हैं जौनपुर को पूर्व का सराज, पूर्व का सिराज। ठीक है, आपसे कहेगा कि पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं? तो जौनपुर को। और कब किया गया था? तो 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 में इसकी मृत्यु हो गया था। मृत्यु लिखा हुआ कि मलिक उस सर्क का 1398 में मृत्यु हो गया था। वही आपसे पूछेगा कि हुसैन शाह सरकी ये अंतिम शासक था, यानी सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। और जौनपुर में कौन सा सरकी जो था वो स्थापना किया था? तो मलिक उल सर्क, मलिक उल सर्क ने किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ये जौनपुर की स्थापना किया था। देखिए यहाँ कई सवाल बनता है। आपको कहेगा कि जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी की स्थापना किसने किया था? तो मलिक उल सरबल, मलिक उल सरबल। सरकी का अंतिम राजा कौन था या शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी। लेकिन जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कहता अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? तो जोरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? जोरवे संस्कृति से। आगे आइए, कह कि इसमें कि भागवत संप्रदाय यानी जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म का विकास किसका योगदान सबसे अधिक है? तो भागवत धर्म के मतलब कि विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो गुप्तों का है। सबसे ज़्यादा योगदान गुप्ते का है। अच्छा, हिंदुना ने जो कि प्रथम सोना का सिक्का जारी किया था, हिंदुना ने प्रथम सोना का सिक्का जारी किया था। कुषाण जिन्होंने शुद्ध सोने का सिक्के जारी किया था। कुषाण के समय में शक संवत 7800 ईस्वी में चालू हुआ था। शक संवत 7800 ईस्वी में चालू हुआ था। कुषाण वास्तुकला के क्षेत्र में भी जाना जाता है। वास्तुकला का विकास इसी के समय हुआ था। तो भागवत धर्म विकसित सबसे ज्यादा हुआ गुप्त के समय में। प्रथम सोना का सिक्का हिंदुना ने और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने, और वास्तुकला के क्षेत्र में भी विकास कुषाणों के समय में हुआ था। ठीक है, और शक संवत कब चला? तो 78 ईस्वी में। आगे आइए, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप किनके द्वारा निर्माण किया गया? तो अशोक के द्वारा। धमेक स्तूप अशोक के द्वारा। ठीक है, ये धमेक स्तूप है कहाँ? तो सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। धमेक स्तूप कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, आगरा का किला, आगरा का किला अकबर ने बनाया, आगरा का किला अकबर ने बनाया। और जौनपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले पढ़े, पूर्व का सिराज। और जौनपुर का स्थापना किसने किया? ठीक है, तो जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन स्वतंत्र सरकी राजवंश अगर कहे उसमें तो मलिक उल सर्क। लेकिन कहेगा कि सरकी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी। तो धूमकेतु भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षुद्र कर पढ़ते हैं। ये क्षुद्र किनके बीच में होता है? तो मंगल बृहस्पति के बीच में उसका ठीक है, और ग्रह की संख्या कितना? 8। तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है तो निहार का। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में
और ग्रह की संख्या 8 है। सबसे बड़ा क्षेत्र ग्रह सीरस। ठीक, आगे आगे कह रहा है इसमें, देखिएगा इसमें मिलान करना आपको। तो आप पढ़ें इसमें कि जो पहला अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी में है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में, डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी कितना 36 से 51, जो 36 से 51 40 में होता है ग्राम पंचायतों का गठन। अच्छा, ये जो 26 है ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। तो ये हो गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध से। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध से, धार्मिक कार्यों के प्रबंध से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 98 हो गया, 98 हो गया संसद सचिवालय, 98 हो गया संसद सचिवालय, और 239 हो गया संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र हम लोग 39 से 42 पढ़ते हैं ना, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। ठीक है, तो सबसे पहला 40 कहेगा डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों का गठन, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 98 में संसद सचिवालय, और 239 में संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन। ठीक है, आ गया। कह रहा है कि 21 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयां नियंत्रण नहीं करती है। मतलब राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयां नियंत्रण नहीं करती है, तो नागरिकों की शिकायतों से। ठीक है, नागरिकों की शिकायतों से। अच्छा, आप बताइए विधि निर्माण की, तो विधि ब्रिटेन से, विधि निर्माण ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि निर्माण ब्रिटेन से, लेकिन विधि निर्माण की प्रक्रिया जापान से लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में, अर्थात अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में, और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। तो कई सवाल यहाँ, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, और अस्थाई स्वशासन रिपन को कहा जाता। तो कहते हैं राज्य सरकार का स्थानीय नियंत्रण नहीं है तो नागरिकों की शिकायतों पर, लेकिन आर्थिक मामले, क्रमिक मामले, विधि निर्माण, ये सब राज्य सरकार का स्थानीय नियंत्रण। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि इसमें कौन गलत है। स्टेटमेंट को पढ़िए और गलत को आप बताइए। ठीक है, स्टेटमेंट को देखिए और गलत को बताइए। कह रहा है स्टेटमेंट को देखना और हमको गलत को बताना। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और कितना है, तो 12 से 35 है। ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, 12 से 35 भाग 3 में है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्यु का अधिकार, अच्छा प्राण और दैविक स्वतंत्रता ये 21 में है, प्राण और दैविक स्वतंत्रता ये 21 में है। ठीक है, प्राण और दैविक स्वतंत्रता ये 21 में है। मृत्यु का अधिकार इसमें तो प्राण और दैविक स्वतंत्रता है 21 में। कहते हैं भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर आपका सही है कि कौन इसमें गलत है, तो बी, सी और डी, यानी 1, 2 और 3 गलत है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता 21 में है। कहते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। मूलभूत अधिकार को आप हटा नहीं सकते। आगे करें कि 2011 वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है। तो आपको याद रखना है 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य से संबंधित है। सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल लाया गया था, और ये जो प्रथम लोकपाल था ये पिनाकी चंद्र घोष है। भ्रष्टाचार को निपटने के लिए पिनाकी चंद्र घोष जो कि प्रथम लोकपाल था। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में
सहकारी संस्थाओं का गठन और संचालन, सहकारी सहकारी संस्थाओं का गठन और संचालन, ठीक है। और 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था 6 से 14 के बीच में। ये 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे देखिए, करे कि भारत में संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा विस्तार कानून कब पारित किया गया था? भारत में संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कब पारित किया गया था? 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। वहीं सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में, लेकिन सेबी का अधिनियम 1992 का था, ठीक है। कारगिल विजय 1999 में, कारगिल विजय 1999 में, सेबी का स्थापना 1988 में, अधिनियम 1992 का था, ठीक है। तो भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित हुआ था? तो 1996 में, 1996 में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रायोजक, ठीक है, व्यक्तिगत प्रायोजक आय पीडीआई क्या है? तो पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर भुगतान, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, और राष्ट्रीय योजना समिति जो कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 1938 में जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, कहते कि शरीर के संपर्क में ठंडी अनुभूति क्यों अत्यंत वाष्पशील के कारण, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति क्यों होती है? तो अत्यंत वाष्पशील के कारण। कहता है कि जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। अगला देखिए 28 नंबर क्या कर रहा हूँ। 28 नंबर कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसको ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो 1%, ठीक है। वही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये हम लोग जानते हैं ये सब। आगे चलिए, आगे देखिए मिलाने वाला इसमें क्या कह रहा है समझिए। कहता है कि आर्सेनिक कौन सा संबंधित रोग है? तो आर्सेनिक से संबंधित रोग कौन सा है? फेफड़ों में कैंसर। आर्सेनिक से संबंधित रोग है फेफड़ों में कैंसर। वही कैडमियम से संबंधित रोग क्या है? की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी। वही बेरियम से संबंधित रोग है मस्तिष्क में सूजन, और पॉलीविनाइल से श्वसन संबंधी बीमारी। आर्सेनिक से क्या रोग होगा? फेफड़ों में कैंसर। कैडमियम से क्या होगा? हड्डियों में कमजोरी कैडमियम। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या, और बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम मस्तिष्क में सूजन, बेरियम से मस्तिष्क में सूजन, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है कि अगला सवाल इसमें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका स्थिरीकरण। वही हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या करते हैं हम लोग? वनस्पति को कृत्रिम घी बनाते हैं, वनस्पति को कृत्रिम, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला कह रहा है कि ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है।
ये वंडरवाल बलों के द्वारा, वंडरवाल बलों के द्वारा। ठीक है, आगे आइए। 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने में संबंध है। निम्नलिखित में से कौन यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने का कारण है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। और सल्फर डाइऑक्साइड ये वर्षा मतलब अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रकृति में अम्लीय होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। आपसे कभी पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, उदासीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। किस प्रकार के ऊतक मनुष्यों में ग्रंथि निर्माण के लिए किया जाता है। अगर ग्लैंड्स का निर्माण करना है तो एपिथेलियल ऊतक, जिसको उपकला ऊतक भी कहते हैं। एपिथेलियल को कला ऊतक और रक्त एक संसोची ऊतक होता है। ठीक है, रक्त एक संसोची ऊतक होता है। कहते मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम होता है, ये लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो ये करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो एक घातक लाइसोजाइम ये प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वहीं जो वसा में होता है वसा लाइपेज ये एमाइलेज है। और ट्रिप्सिन कहेगा तो प्रोटीन, ट्रिप्सिन कहेगा तो प्रोटीन। एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। समझिए, कह रहे कि लाइपेज वसा को तोड़ता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम जो कि क्या करता है, ये प्रतिजीवाणु कारक होता है, प्रतिजीवाणु कारक होता है लाइसोजाइम। पौधे में अगला कह रहा है कि पौधे में रंध्रों को खोलना और बंद होना किस प्रकार की क्रिया पर निर्भर करता है। तो ये स्फीति दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, पौधे में रंध्रों का खोलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, स्फीति दाब पर निर्भर करता है। वहीं वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर द्वारा मेजर करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। कहते हैं कि निम्न कौन सा एक फूल का भाग होता है। तो हम लोग जानते हैं स्त्री केसर ये मादा भाग होता है और नर का भाग पुंकेसर होता है, नर का भाग पुंकेसर होता है। कह रहा है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस जिसको हम लोग कहाँ रखते हैं, आपसे पूछेगा। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, जबकि ये सोडियम है, सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन में रखते हैं। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो जल में रखते हैं, लेकिन सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन में रखते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा सा देखिए इसमें। कह रहा है कि सफेद फास्फोरस एक विषैला पदार्थ है और जिसका उपयोग हम लोग रासायनिक हथियार के रूप में करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ज्वलित हो जाता है, इसलिए तो इसको हम लोग जल में रखते हैं। और जो दिया सलाई होता है उसका उपयोग हम लोग इसमें किसका करते हैं, तो लाल फास्फोरस का करते हैं। दिया सलाई में उपयोग किसका करते हैं, लाल फास्फोरस का करते हैं। ठीक है, लाल फास्फोरस का करते हैं किसमें, दिया सलाई में। और सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, पानी में रखते हैं हम लोग। आगे आइए। कहते हैं कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हिस्टामिन, नासिका संकुलन के लिए हिस्टामिन होता है। वही विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने 1911 ईस्वी में। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। केंद्रक कला तो अंतःप्रद्रवी जालिका। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। हरित लवक इसके कारण हरा होता है। गोल्जी का है, इसका खोज कैमोलो गोल्जी ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस कहते हैं, इसका
नामकरण कहेगा तो बेंडा, लेकिन खोज 1886 में अल्टमैन ने किया था। खोज 1886 में अल्टमैन ने किया था और इसे कोस्का का पावर हाउस भी कहते हैं। कोस्का का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। कहते हैं कि लसिका एवं रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो एक संवहनीय ऊतक है। लसिका और रुधिर एक प्रकार का संवहनीय ऊतक है। करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन क्या होता है? खुला बाजार परिचालन का मतलब होता है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करना। ठीक है, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और ये कौन सा अधिनियम था? तो 1934 का अधिनियम और यंग हिल्टन अधिनियम था। 1934 का यंग हिल्टन अधिनियम था। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, आरबीआई आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय आप देखिएगा तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्मोर स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ, लेकिन प्रथम भारतीय कहेगा सीडी देशमुख है। पूंजी खाता अगला कह रहा है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने किया था? तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश तारपुर समिति ने किया था। वहीं रंगराजन ने विनिवेश समिति, आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग और नरसिम्हा राव ये बैंकिंग सुधार के लिए था। बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा राव, विनिवेश रंगराजन, तारपुर समिति पूंजी खाता और आबिद हुसैन लघु उद्योग से संबंधित है। कहते भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो उसका विद्वान का नाम है एच बैराज। एच बैरोज ने। एच बैरोज ने। वही इकोसिस्टम शब्द जो दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इकोसिस्टम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इकोसिस्टम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। वहीं रैटजेल जो संबंधित है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल का जनक। फ्रेडरिक रैटजेल भूगोल का जनक। अगला सवाल देखिए, क्या रहा है इसमें कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण माना जाता है? यह पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट ये जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है। और वहीं पूर्वी घाट में क्या आएगा कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है यह आपका महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, आगे आइए। महेंद्रगिरी है। 45 नंबर सवाल देखिए इसमें क्या? विश्व शांति दिवस, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। विश्व योग दिवस 21 जून को और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में पड़ता है। चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी की तटीय झील है। मैंग्रोव वन ये सुंदर वन है। मैंग्रोव वन और निकोबार द्वीप समूह में जोरवे संस्कृति पाई जाती है। जोरवे संस्कृति और जारवा जनजाति भी पाई जाती है। जारवा जनजाति भी पाई जाती है। आगे आइए। 47 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव है न कि मन? स्वाद का वास्तविक स्थान जीव है न कि मन। ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोक, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू जो कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में गया था। और अरविंद घोष को क्या कहते हैं? निष्क्रिय विरोधी का प्रतीक है। ओ
द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा, द सोशलिस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये है अरविंद डांगे। ठीक है, अमृत डांगे, अमृत डांगे। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अमृत डांगे। वहीं लंदन में इंडिया हाउस 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में इंडिया हाउस 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, और आप क्या पढ़े थे पहले? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पढ़े थे। 1916 का होम रूल। आगे देखिए, कह रहा है कि 49 नंबर में भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बोडो असम में, बोडो असम में। टोडा नीलगिरी में, टोडा नीलगिरी में। दोदा बेटा जो कि देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 या 96 भी देता है। वहीं दूसरी दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी 2637। और वहीं टोडा जनजाति क्या आएगा? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। HDPE का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDPE का हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए एक बार। कह रहे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से? बुरजोहोम से। गर्तवास बुरजोहोम जम्मू कश्मीर में, जहाँ कुत्ता के साथ साथ मानव को भी दफनाया गया। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य बुरजोहोम से मिला। जूते हुए खेत कालीबंगा से मिला। अग्निकुंड और युग्म समाधियाँ, अग्निकुंड युग्म समाधियाँ, अग्निकुंड युग्म समाधियाँ कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल, युग्म समाधियाँ और अग्निकुंड। तो ये पहला सेट था। ठीक है, हम लोग पर डे एक सेट को इसमें सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से अगला सेट एक और लाएंगे। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।